सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हमने सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप पढ़े थे, एक एक्सट्रिंसिक था और एक इंट्रिंसिक था। याद हो तो एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब याद है क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। इंट्रिंसिक मतलब क्या? प्योर सिलिकॉन होता है, इंट्रिंसिक कहते हैं। इम्प्योरिटी डालो तो क्या है, वो एक्सट्रिंसिक हो जाता है, उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी है बढ़ जाता है। दो टाइप से देखे थे एक्सट्रिंसिक में, दो टाइप देखे थे, एक था एन टाइप और दूसरा था पी टाइप। एन टाइप मतलब उसमें कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं? पेंटावेल मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो सब डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है, वो फ्री हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एन टाइप। मतलब उसमें याद हो तो इलेक्ट्रॉन होल दो थे। एन टाइप में क्या होता है? मेजॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप जो है वो कैसे बनता है कि उसमें कौन सी इम्प्योरिटी डालनी है? ट्राइवल मतलब एल्यूमिनियम, इंडियम, वो सब डालते हैं, तो उससे क्या ज्यादा बनते हैं? होल ज्यादा बनते हैं। ओवरऑल चार्ज क्या होता है याद है? क्या होता है? न्यूट्रल। एन टाइप मतलब ऐसा होता है नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। आज और उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए। आज हमें ना आगे स्टडी करना है, एक टॉपिक आज डिस्कस करना है, वो है पीएन जंक्शन। नोट कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब लास्ट में एक साथ में दे दूंगा, प्रॉब्लम्स आएंगे बस वो लिखने, ठीक है। तो अभी भी थियरी पे ही फोकस करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। पीएन जंक्शन स्टडी करो। पीएन जंक्शन क्या होता है? सपोज एक पी टाइप है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को ऐसे कंबाइन करो, क्या बन गया? पीएन जंक्शन, ठीक है, ये जंक्शन। तो इनको ऐसे कंबाइन करने से क्या होता है, असर क्या होता है, वो हमें देखना। तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है? होल सा है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर क्या है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल।
एन टाइप की बात करें तो ज्यादा क्या है इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनको क्या कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन है, क्या लगता है क्या होगा, बोलो जंक्शन पे ही होगा जो भी होगा, क्या लगता है बोलो क्या हो सकता है, सोचो आइडिया लगो। ये अपना न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, पर जंक्शन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, फोकस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, होल कैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, कंबाइन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होगा, होल इस तरफ ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा इसमें, ये पी टाइप ये एन टाइप, क्या होगा इसमें कि एक लेयर बन जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए, तो यहाँ पे पी टाइप की तरफ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, मतलब कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, होल इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जमा हो जाएगा, तो ये एक लेयर बन जाती है। यहाँ पे पी टाइप, यहाँ पे होल्स भी ज्यादा ही है अभी भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन की वजह से ये चार्ज जमा हो गया, ये जो लेयर है पूरा, ये जो बाउंड्री बन गई, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, इसे क्या कहेंगे, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और ट्रांसफर होगा, मुझे बताओ कैसे ट्रांसफर होगा, इस तरफ ट्रांसफर होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा या कम होगा, ऐसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं, क्या बढ़ते जाएगा, क्या डिप्लीशन लेयर क्या बढ़ते जाएगा। अब देखो समझो, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या मिलता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, क्या मिलता है, करंट, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, होल इस तरफ जा रहा है, करंट किस तरफ, P2N या N2P, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसको देखो पॉजिटिव चार्ज, होल अपना पॉजिटिव चार्ज देता है, वो इस तरफ जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, P से N जा रहा है, इलेक्ट्रॉन N से P जा रहा है, मतलब करंट कैसे जा रहा है, P2N, तो ऐसा जो करंट जाता है P2N, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट, ठीक है, किस तरफ जाता है, P2N, डिफ्यूजन करंट, क्यों, ये लेयर की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, P2। अब क्या होता है इसमें, सपोज ये सब इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं है, फ्री है, मतलब ऐसे रैंडम मोशन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मोशन है, एक इलेक्ट्रॉन कूद के इधर चला गया, ठीक है, कूद के यहाँ पे चला गया, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, तो उसकी वजह से, या फिर दूसरा तरीका यहाँ पे क्या देखते हैं, दूसरा रीजन बताऊं तो इधर भी बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, लेयर के बीच में बन रहा है इलेक्ट्रॉन होल, पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, होल किस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इधर भी, इधर एक और टाइप मिल रहा है, होल जिस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो आप बता सकते हो एक और नया करंट मिला है, होल किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, मतलब बोल सकते हैं N से P जा रहे हैं, तो ये एक और करंट है जो N से P जाता है, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये जो होल्स जो इस तरफ के ड्रिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, उस करंट को क्या कहते हैं, इस करंट को जो ड्रिफ्टिंग वजह से मिलता है क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होल इधर जंप होके जाता है, P2N करंट होता है, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, और अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उस करंट को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। दो टाइप आते हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। कब तक ये होते रहेगा, ये डिफ्यूज भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है, कब तक ये होते रहता है, जब तक ये दोनों करंट सेम ना हो जाए। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट
जब सेम हो जाएंगे तो ये लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेयर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इस लेयर को क्या कहते हैं हम, डिप्लीशन लेयर। तो कभी भी पीएन जंक्शन को, पी को और एन को कनेक्ट करो, तो पीएन जंक्शन ऐसा ही नहीं रहता है सर लेयर पर, उस लेयर को क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इसकी कुछ थिकनेस डी ले लेते हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी नॉट से डोनेट करूं, डिनोट करूं, तो वी नॉट को क्या कहते हैं हम, बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम होता है इसका, बैरियर पोटेंशियल। तो ये ई वी नॉट और डी, उसमें भी रिलेशन है, क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई डी। डी क्या उस लेयर की थिकनेस है, ये उस लेयर की थिकनेस, क्लियर है। ठीक है, अगर वोल्टेज का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ होगा कि सपोज मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे मान लो जीरो पोटेंशियल है, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, जैसे जा रहा हूँ माइनस से प्लस हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल जो हो गया ऐसे बढ़ता है, बाद में वापिस क्या स्टेबल हो जाता है। इतना जो रीजन है क्या होता है, डी, और ये जो डिफरेंस है ये क्या होता है, अपना बैरियर पोटेंशियल, क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है ना, और ये जो लेयर है अंदर उसका नाम क्या होता है, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, ये क्या एक बेसिक प्रोसेस है इसका, पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन। ओके, इसके बेस पे का बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेन पार्ट इसके आगे स्टडी करेंगे। ये बिहेवियर देखा ये जंक्शन का, इसमें लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इन अ पीएन जंक्शन, the depletion layer in a PN junction, the depletion layer is 400 nanometers wide. Depletion layer is 400 nanometers wide, and electric field inside is 5 into 10 raised to 5, 5 into 10 raised to 5 volt per meter, ठीक है। फाइंड पहले पार्ट में लिखो बैरियर पोटेंशियल, पहले पार्ट में लिखो बैरियर पोटेंशियल, और दूसरे पार्ट में लिखो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, minimum kinetic energy of electron to diffuse from N to P, to diffuse from N to P, to diffuse from N to P. ठीक, तो ट्राई करो एक बार।
बैरियर पोटेंशियल का क्या वी नॉट निकालना है, कहाँ जाएगा वी नॉट, कौन सी इक्वेशन इक्वल टू वी नॉट बाई डी, मतलब वी नॉट इक्वल टू क्या होगा ई इंटू डी, तो डायरेक्ट उसके बैरियर पोटेंशियल भी 0.2। ये इक्वेशन यूज करे तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा ई इंटू डी, 5 इंटू 10⁵ है, ये कितना है नैनोमीटर्स में, कितना है 400 इंटू कितना होगा 10⁻⁹, तो कितना रहा इससे वी नॉट 0.2 वोल्ट, कितना क्या होगा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जंक्शन, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में है ना, दूसरे पार्ट में सोचो, विजुअलाइज करने की ट्राई करो, क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होना है, कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, उसको यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज होना है पी की तरफ, तो उसमें एनर्जी पूछी है कि कितनी एनर्जी चाहिए, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को क्यों एनर्जी चाहिए, अपने आप नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो माइनस क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के अपने आप नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन पास एनर्जी होनी चाहिए तभी वो डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी पूछी है डिफ्यूज हो, वो कैसे पता चलेगा, इसको बस पार करना है, तो कैसे होगी काइंड एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, ये लॉजिक है, आइडिया लगना चाहिए, ये डिप्लीशन लेयर को पार करना है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है उसको पार करना है, क्योंकि किसके बराबर होता है ये Q डेल्टा V, तो इधर Q तो क्या अपना E है, डेल्टा V इधर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल, इसको पार करना है, ये किसके बराबर होता है EV नॉट, तो इधर देखो V की वैल्यू डालने मत बैठना, V नॉट कितना है अपना 0.2 वोल्ट, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.2 यूनिट चलेगी EV, इतनी एनर्जी होनी चाहिए 0.2 EV। ठीक है, अब ये बस बेसिक इतना ही है। अब मेन पार्ट पे आते हैं। ये जो पीएन जंक्शन है उसको एक और नाम है, पी और एन को कनेक्ट करो ना, उसको क्या कहते हैं, हमने क्या बना दिया, एक डायोड बनाना है, पी टाइप लो और एक एन टाइप कनेक्ट कर दो, मतलब क्या बन गया, तो अभी जो हमने ड्रॉ किया वो क्या था, डायोड। अब मेन स्टडी क्या करनी है, ये जो डायोड है पीएन जंक्शन है, अब मैं बैटरी लगाऊं तो क्या असर होगा, अलग से मैं बैटरी लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दो टाइप से बैटरी लगा सकते हैं। एक टाइप क्या होगा कि ऐसे पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन पे मैं ऑलरेडी लेयर बना रहा हूँ, अपना पी और ये एन। एक टाइप क्या होगा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी को दे दो, नेगेटिव टर्मिनल एन को दे दो, बैटरी का वोल्टेज भी ले लेते हैं, डिप्लीशन लेयर बैरियर पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, वी नॉट ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा जो कनेक्शन होता है इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड बायस, एकदम फॉरवर्ड बायस, मतलब पी को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो, नेगेटिव एन टाइप को नेगेटिव के साथ, इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस। और दूसरा जो कनेक्शन है उल्टा हो जाएगा, उल्टा कनेक्ट करो, पी टाइप को नेगेटिव दे दो, एन टाइप को पॉजिटिव दे दो, तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स बायस, क्या कहेंगे, रिवर्स। दोनों का बिहेवियर अलग होता है, वो बिहेवियर क्या होता है वो स्टडी करते हैं। इसमें पॉजिटिव पार्ट दे रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देखो, डिप्लीशन लेयर ध्यान रखना, इधर क्या नेगेटिव जमा हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव जमा हो जाता है। तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, इधर पॉजिटिव दे रहे हो तो इसका असर क्या कर रहे हैं, कम, यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हो तो इसका असर भी कम कर रहे हैं, असर कम कर रहे हैं, तो लेयर मोटा होगा या पतला,
लेयर का असर कम कर रहा हूँ तो क्या होगा, पतला होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज कितना मिलेगा, नेट वोल्टेज जो है वो कितना मिलेगा इसके अक्रॉस, असर कम कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, V माइनस V नॉट। ठीक है, इस केस में यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, और इसको माइनस दे रहे हो और इसको प्लस दे रहे हो तो क्या होगा, बढ़ेगा, इसकी थिकनेस बढ़ेगी। तो इधर जो वोल्टेज है क्या हो जाएगा, V प्लस V नॉट। किसका, बैरियर की बात कर रहे हैं, इसमें बैरियर छोटा होगा, इसमें बैरियर बढ़ेगा। ठीक है ना, ये ऐसा केस होगा। ओके, और ये इतना स्टडी कर लेना, इसके बेस पे एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें और भी करेंगे स्टडी। इतना जो नॉलेज दिया उसके बेस पे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो देखो, बैरियर पोटेंशियल इज 0.3 volts. Barrier potential is 0.3 volts. Barrier potential is 0.3 volts. Okay. Find minimum kinetic energy of electron. Find minimum kinetic energy of electron to diffuse from N to P N to P when junction is पहला पार्ट लिखो, not biased पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो 0.1 वोल्ट फॉरवर्ड बायस, 0.1 वोल्ट फॉरवर्ड बायस। तीसरे पार्ट में लिखो 0.1 रिवर्स बायस, 0.1 रिवर्स बायस। ठीक है, तो पहले में दिया हुआ है नॉट बायस, मतलब कोई बैटरी नहीं लगाएगी, लेयर होगा कि नहीं होगा, डिप्लेशन लेयर तो बनेगा। कितने का बनेगा वो, V नॉट कितना है, 0.3 उतने का ही बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0.3 V नॉट, डायरेक्टली खत्म। ठीक है ना, तो इसमें पहले पार्ट में डायरेक्टली लिख सकते हो, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV नॉट, और क्या हो जाएगा 0.3 EV नॉट, EV सॉरी 0.3 EV। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूसरे में और तीसरे में सोचिए। दूसरे में 0.1 वोल्ट फॉरवर्ड बायस केस का मतलब समझो, उसका असर क्या होगा 0.1 फॉरवर्ड बायस करने से, मतलब 0.1 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो लेयर क्या कम होगी, कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा 0.2, मतलब इलेक्ट्रॉन को पार करने के लिए 0.2 वोल्ट ही पार करना है, तो आसान हुआ क्या, नहीं मैग्नीट्यूड देखो, मैं मेन मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड समझ, बस एकदम लॉजिकल है। 0.3 क्या है, पहले चाहिए था, अब 0.1 क्या है, कम हो गया, तो अब कितना चाहिए 0.2, मतलब उसके लिए थोड़ा आसान हो गया। तो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 0.2, कम काइनेटिक एनर्जी। तीसरे पार्ट में बढ़ जाएगा लेयर, तो अब ओवरऑल वोल्टेज कितना हो गया 0.4, तो काइनेटिक एनर्जी क्या ज्यादा चाहिए, तो K कितना होगा 0.4
ईवी। ठीक है सर, इसमें जो साइन होता है वो तो डायरेक्शन के हिसाब से होता है। डायरेक्शन नहीं है, इधर पोलैरिटी होती है कि बैरियर पोटेंशियल को अगर मैं नेगेटिव लूं तो इधर फॉरवर्ड में बैटरी को क्या लिया हमने पॉजिटिव, वो पोलैरिटी बस डिसाइड करता है, उसमें वो डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि प्लस माइनस जैसा। ये एक पार्ट देख लिया। अब इसमें ना इसको ही आगे कंटिन्यू करना है। इसका एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ बता देता हूँ। वो ग्राफ इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ग्राफ समझा देता है। क्या होता है इसमें, वो ग्राफ क्या होता है, I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। I वर्सेस V कैरेक्टर मतलब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगा, करंट वाई एक्सिस पे होगा, इसमें वोल्टेज अपने हाथ में, तो उसका ग्राफ प्लॉट करें। अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव दूं, मतलब ये रीजन कौन सा है, फॉरवर्ड बैच का, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैच को ध्यान से समझना कैसा ग्राफ होता है। मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में समझते। यहाँ पे शुरुआत से बहुत कम करंट होता है, बाद में एक मूवमेंट के बाद अचानक ऐसे बढ़ जाए, रैपिडली बढ़ जाए। तो इसको ये जो पार्ट है रफली यहाँ पे, इसको कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। इसके बाद करंट क्या अचानक बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वोल्टेज नेगेटिव में दूं तो ये कौन सा रीजन हो गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में रफली ऐसा ग्राफ होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यूनिट भी लिख रहा हूँ, इसका तो वोल्ट ही होगा। यहाँ पे जो करंट होता है ना, इसका यूनिट होता है मिली एम्पियर, और यहाँ पे जो करंट मिलता है इसका यूनिट होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है वो समझते हैं। पहले ये वाला तरीका, ये फॉरवर्ड बायस का स्टेज स्टडी कर रहे हैं। पहले करंट क्यों एकदम कम है वो देखिए। ये फॉरवर्ड बायस का केस था। ये लास्ट वाला प्रॉब्लम ही देखते हैं। क्या था अपना बैरियर पोटेंशियल, मान लो कितना है, 0.3, ठीक है, 0.3 वोल्ट है। अब इस मोमेंट पे ध्यान रखना, दो करंट पढ़े थे हमने, डिफ्यूज और ड्रिफ्ट। डिफ्यूज कैसे जाता है, P2N, ड्रिफ्ट कैसे जाता है, N2P, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो, कुछ ना लगाओ तो, ठीक है। अब बैटरी लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं N2P, और होल्स इस तरफ जा रहे हैं, बैरियर कम हो रहा है, तो करंट क्या थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि अब थोड़ा आसान हो गया। पहले कितना चाहिए था, लास्ट प्रॉब्लम देखो, पहले अनबायस्ड था तो कितना चाहिए था, 0.3। फॉरवर्ड बायस करने से देखो कितना हो गया, 0.2, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को पार तो करना ही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन थोड़े पार कर पाते हैं, तो थोड़ा आसान होता है, तो क्या कुछ करंट मिलता है, कुछ करंट मिलता है, ठीक है। अब सपोज वोल्टेज बढ़ा के 0.2 कर दिया, 0.3 कर दिया, तो बैरियर अगर 0.3 का है, मैं फॉरवर्ड भी 0.3 करूं तो बैरियर 0.3 का है, वोल्टेज भी 0.3 का दे रहा हूँ, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना एकदम इजीली हो जाएगी, और वोल्टेज बढ़ा है तो एकदम ही आसानी से हो जा पाएगा। करंट क्या होगा, अब करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज में और बढ़ाते ही जा रहा हूँ, तो अब ये बैरियर ही गायब हो गया। तब तो एकदम आसानी से जा सकता है, तो करंट क्या होता है, अचानक, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स के आराम से जा सकते हैं, क्योंकि बैरियर ही हट गया। तो क्या होगा उस केस में, करंट क्या होगा, अचानक बढ़ गया, ठीक, बैरियर को पार करे। ये जो कौन सी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स के केस में मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो लेयर क्या बढ़ रहा है, मतलब पार करना तो मुश्किल है। तो डिफ्यूजन करंट जो है, डिफ्यूज होना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने समझा है कि इधर बीच में होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, तो वो तो पास होते रहते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ करंट, थोड़ा करंट तो मिलता ही है। तो इसलिए कांस्टेंट करंट तुम्हें मिलता है। बैरियर जितना भी बढ़ाते जाओ, जो फॉरवर्ड बायस जैसा वैसा बिहेवियर तो नहीं मिलता है, पर अंदर जो ड्रिफ्ट होता है होल्स का और इलेक्ट्रॉन का, वो होते रहता है। तो वोल्टेज जितना भी बढ़ाओ नेगेटिव में, रिवर्स जितना भी बायस करो, करंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। फ्री करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए यहाँ पे क्या यूनिट लिखा,
माइक्रो जहाँ पे अचानक बढ़ जाता है, ये किसमें हो गया मिली एम्पियर। अगर सोच लो मिली एम्पियर कम है, वो अपने लिए ऐसे कम लगता है कि मिली एम्पियर बहुत ज्यादा करंट। एम्पियर अगर लिखो ना, एम्पियर तो बहुत हाई करंट होता है। मैं कहूँ कि कहीं पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, बहुत हाई करंट होता है 2 एम्पियर में। तो नॉर्मल करंट को है ना मिली एम्पियर में, कम करंट ये होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। आगे भी पार्ट आता है पर वो हम बाद में देखेंगे, मैं थोड़ा अलग से स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, आगे पार्ट है ना, इसमें ग्राफ आता है, आगे इसमें ग्राफ है ना, इसमें भी ऐसा होता है अचानक गिरता है, इसको ब्रेक डाउन कहते हैं। ये अलग बनते हैं इसके डायोड जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इनको जेनर डायोड कहते हैं। मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम आते हैं अलग से भी रीजन जेनर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मतलब अगर समझाओ तो जहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, देखो इस ग्राफ को समझो, इसलिए ग्राफ ये सबसे बहुत, ये अभी तक क्या फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, डेली लाइफ में उसको अप्लाई करो मतलब तुम फिजिक्स पे किस पे आ गए, इंजीनियरिंग पे आ गए। तो ये ग्राफ समझो, करंट बढ़ रहा है पर इधर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कब यूज होता है, जब तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑपरेट करो, तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। कांस्टेंट वोल्टेज के कितने सारे यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। जब अपने सॉकेट की बात करें तो इसमें तो कितना वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है ना, कंटिन्यूस चेंज होते रह रहे हैं। अब सपोज कोई ऐसा अप्लायंस है जिसमें तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो ये सब डायोड्स यूज कर, ठीक है। तो डिपेंड करता है सर्किट पे या हमारे यूज पे, इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। आज हमें क्या पार्ट करना है, ये वाला पार्ट। इसमें अच्छा पूरे ग्राफ के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हैं क्या? पूरे ग्राफ के लिए ओम्स लॉ लगा सकते हो? यहाँ पर ओम्स लॉ क्या है, वो लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू I, तो उसको विजुअलाइज करने की ट्राई करो। V इक्वल टू I मतलब क्या, V प्रोपोर्शनल टू I, तो कैसा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, वो बेसिकली ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे तो कर्व आया ना, तो ओम्स लॉ मतलब क्या, ओबे नहीं करता है। पर ठीक है, छोटा सा पार्ट लो, छोटा सा रीजन लो, इतना छोटा सा, इसमें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो इतने पार्ट पे क्या लगा सकते हो, ओम्स लॉ लगा, एकदम छोटे सा। तो इधर से तुम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, R इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इस R को कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ये एक और फॉर्मूला है जिससे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्या कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, क्या होता है डेल्टा V बाई डेल्टा I। ठीक है, डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, हर एक पॉइंट पे ऐसे निकालने बैठोगे अलग अलग आएगा ना वैल्यू, तो R क्या है, चेंज हो रहा है, तो इससे वो वर्ड डालते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बेस पे प्रॉब्लम्स हमें करने का, प्रॉब्लम वो देख लेते हैं, बाद में एक सर्किट वाला पार्ट है वो स्टडी करना। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ करें।
ये 1 है, ये 1 है। Okay, लिखो calculate the resistance at पहले पार्ट में लिखो I equal to 15 I equal to 15 milliampere और दूसरे पार्ट में लिखो V equal to -10 वोल्ट ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। देखो अब इसमें ग्राफ देखो कि ऐसे डेटा दिया हुआ है। पहले में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे निकालना है 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर मतलब कौन से रीजन में स्टडी करना है, पहले 15 एम्पियर यहाँ पे मतलब यहाँ कहीं पे निकालना, मतलब इस रीजन में निकालना है। फॉर्मूला आपके पास R इक्वल टू क्या है, डेल्टा V बाई डेल्टा M लिखो पहले पार्ट में, R इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I, ठीक है। अरे वो डेल्टा V निकालना है और डेल्टा I निकालना है, मतलब क्या दो वैल्यू चाहिए तभी डेल्टा आते हैं ना। डेल्टा I क्या लिखे, बोलो। डेल्टा लिखना है मतलब क्या, दो वैल्यू तुम्हें, दो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, फिर दो पॉइंट बताओ कौन से ले। देखो जैसे 10 के साथ ये वैल्यू है 0.7, 20 के साथ है 0.8, 15 के साथ हमें वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, तो कौन से दो पॉइंट, भले इसका पूछा हो, इनके बीच निकाल। तो डेल्टा V कितना होगा, इसमें लिखना 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7 अपॉन डेल्टा I क्या होगा 20 भले 15 पे पूछो, 20 माइनस 10 उसके बीच में स्टडी कर सकते, ठीक है। सर तो कैलकुलेट देखो कितना है, यूनिट का ध्यान रखना है। R जो है वो क्या होगा, डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो डेल्टा V मतलब कितना होगा 0.8 माइनस 0.7 अपॉन डेल्टा I कितना होगा 20 माइनस 10। पर देखो ध्यान रखना है मिली एम्पियर में, तो क्या करना पड़ेगा -3, तो कितना रहे करो फिर 10 ओम, ठीक है 10 ओम, ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरे पार्ट में कहाँ पे स्टडी करना है, माइनस 10, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है। इधर क्या
कांस्टेंट है तो आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो आर क्या होगा? आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई है। आई कांस्टेंट है मतलब डेल्टा आई क्या होता है? आई कांस्टेंट है तो डेल्टा आई क्या होता है? जीरो। जीरो आई कांस्टेंट डेल्टा आई क्या होगा? जीरो। कोई चीज नहीं है मतलब अगर ये जीरो हो तो आर क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, लॉजिक समझो। करंट कांस्टेंट है, करंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा आई जीरो हो गया मतलब आर क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट। पर देखो एक प्रैक्टिकल ग्राफ मुझे वैल्यूज दे रखी तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई वैल्यू आनी चाहिए। इनफाइनाइट बेसिकली क्या दिखाता है कि आर की वैल्यू हाई आनी चाहिए, लोअर। तो कैसे भी करके वो वैल्यू में कैलकुलेट करनी और वो वैल्यू बहुत हाई आएगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना इसमें। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट किए ना, तो यहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट करो। कोई 2 पॉइंट पता है? यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट थे अपने, ये और ये। इधर कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करो। एक ये पॉइंट है मतलब आई की वैल्यू क्या होगी? -1 और बी की वैल्यू क्या होगी? -10 और एक और पॉइंट ठीक है। तो दूसरे पार्ट में से 2 पॉइंट लिख लो। क्या होगा? ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे? V1 इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला वो पॉइंट V1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट क्या लोगे? V2 इक्वल टू -10, V2 इक्वल टू -10 वोल्ट और I2 इक्वल टू क्या लिखोगे? -1 क्या? माइक्रो एम्पियर। I2 इक्वल टू क्या होगा? -1 माइक्रो एम्पियर। अब लगा R इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I। क्या है? 10 मेगा। डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1 अपॉन क्या होगा? I2 माइनस I1। V2 कितना है? -10, V1 क्या है? 0, I2 कितना है? -1 और ये क्या है? 0। तो ध्यान रखना ये माइक्रो में 10⁻⁶, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 10�7 ओम। ये रेजिस्टेंस अपना कितना है? 10⁻⁴ ओम। मतलब देखो बहुत हाई वैल्यू आई ना। ठीक है, बहुत हाई वैल्यू आएगी। ठीक है ना, रिवर्स बायस में हाई वैल्यू आती है, फॉरवर्ड बायस में लो वैल्यू आती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्या एनसीईआरटी का ही है, तो कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया अपना। इसमें इसके ना सर्किट्स आती है डायोड की, पीएन जंक्शन की। ठीक है, तो वो बता देता हूँ। उस पर कॉम्पिटिटिव में काफी प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आए और बोर्ड में एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो बता देता हूँ काम आएगा। सिंबल पहले बता देता हूँ। हर बार कोई पीएन जंक्शन बनाने नहीं बैठता है, सिंबल यूज करते हैं। अगर ऐसा ही जंक्शन है, यहाँ पे P यहाँ पे N, ऐसा जंक्शन है ना, तो ये सिंबल यूज करते हैं सर्किट में। मतलब सपोज मैं ऐसे सर्किट ड्रॉ करूँ, ऐसे सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका मतलब P कहाँ पे?
जैसे सर्किट ड्रॉ की, सी कहाँ पे, ये एन, ठीक है, समझ जाना, ये सिंबल पर ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा है, मतलब ये पी होता है, ये एन होता है, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसी सर्किट आए और यहाँ पे मैं लिखूं कि ये आइडियल है, तो मुझे बायस बताओ, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? ये पी है, पी को पॉजिटिव दे रहे हैं, एन को नेगेटिव दे रहे, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट आसान से फ्लो होता है। तो अगर आइडियल दिया होता है तो कैसे ट्रीट करो, इसको वायर बना दे, इसको वायर बना दे, मतलब इसकी सर्किट कैसी हो जाएगी, सपोज आर है, ये वी है, सर्किट कैसी हो जाएगी, इसकी जगह से वायर बना दो बस, ये आर ये वी, अब करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, वी बाई, हो गया ना सर्किट, एकदम इजीली सॉल्व हो गया ना। आइडियल हो तो क्या ऐसे वायर बना, ठीक है। अगर सपोज ऐसे लिखा हो, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तो सिलिकॉन का बना है, तो अभी हमने देखा, अगर प्रैक्टिकली फॉरवर्ड बायस में देखे तो अपना कुछ रेजिस्टेंस आया था, कितना आया था, 10 ओम जितना आया था, मतलब कुछ वोल्टेज क्या करता है, वो खा लेता है। तो अगर सिलिकॉन आए ना, तो ध्यान रखना, सिलिकॉन आए तो 0.7 वोल्ट जितना वो खा लेता है फॉरवर्ड बायस में, सिलिकॉन आए तो, और जर्मेनियम आए तो 0.3 जितना खा लेता है, ये बैरियर पोटेंशियल जो होता है। तो इस केस में पूरा वायर नहीं बना सकते, इस केस में अगर तुम्हें करंट निकालना हो आई, तो कितना होगा, V बाय आर नहीं होगा। अब कितना वोल्टेज मिल रहा है इस रेजिस्टर को, 0.7, अगर ये है SI की बात करें, 0.7 इसने खा लिया, इसको भी क्या मिला, V माइनस 0.7 बाई 40 होगा, तो करंट तुम्हें मिल जाए। जर्मेनियम हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ऐसा केस है, ये कौन सा बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में अपना रेजिस्टेंस कितना है, बहुत हाई है, और करंट भी मिला था, पर देखो किसमें मिला था, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो साथ में इधर भी है रेजिस्टेंस, तो करंट और कम हो जाता है। तो अगर ऐसा केस है ना, तो इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर, रिवर्स बायस है, तो करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अभी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, इसलिए दिमाग में रखना है। अगर आइडियल हो तो क्या करना है, वायर बना दो, बस सर्किट को सॉल्व कर दो। सिलिकॉन जर्मेनियम है तो उनका वोल्टेज मिलता है उतना, मतलब उतना वो खा जाएंगे, ठीक, बाकी वो वोल्टेज इसको मिल जाएगा। और रिवर्स बायस हो तो क्या करो, इसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर, ठीक है। इसके बेस पे करते हैं, कुछ प्रॉब्लम साथ में करते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा, हमने इसका अलग अलग टाइप। ओके, ये बस ऐसे सर्किट ड्रॉ कर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो, फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट, पहला ही ड्रॉ करो।
चलिए ड्रॉप। ओके, बताओ इसमें कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड या रिवर्स बायस? सबसे पहले बायसिंग देखना होता है, उसके बाद सॉल्व करना है। कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड? पॉजिटिव को क्या है पीछे में। देखो ध्यान देना, नेगेटिव को बीच में भले रेजिस्टर आ गया ऊपर रफली, तो ऐसा बोल सकते हो ना, इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इसको नेगेटिव मिल रहा है, तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। आइडियल है, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? इसकी जगह क्या है, वायर के बाजू में रिड्रॉ करो, वायर बनाओ और करो सॉल्व, देखते हैं कितना आता है करंट। हर एक वायर में से निकालो करंट। क्या होगा, इसमें वायर बना दे, वायर बना दिया, तो क्या होगा, अब ये याद है पोटेंशियल मेथड, जीरो ले लो इधर, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इधर सपोज करंट ऐसे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, I1 कितना होगा, ओम्स लॉ लगा सकते हो, 12 माइनस 0/3 कितना होगा, 4 एम्पियर। I2 कितना होगा, 2 एम्पियर। इस बैटरी से कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा, कितना जाएगा, 6 एम्पियर। ठीक है ना, ठीक है। ओके, दूसरा ओके, ये ट्राई करो। कुछ ना लिखा हो मतलब आइडियल होता है, ठीक है, कुछ ना लिखा हो मतलब आइडियल। पहले वही बायसिंग देख लो।
क्या होगा? 4 एम्पियर। इसमें ये कौन सा वायर है? पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड, फॉरवर्ड है, इसको वायर बना सकते हैं ये। इसमें वो पी नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, ये रिवर्स वायर होगी, ये ओपन सर्किट बन गए। तो करंट जो है इधर फ्लो होगा क्या? तो यहाँ पे तो आई क्या लिख सकते हैं सीधे, तो करंट पूरा इस सर्किट में एक ही फ्लो होगा, तो आई कितना होगा? 4 एम्पियर है ना, 12 बाई ऐसे फ्लो होगा करंट। ठीक है। तीसरा ओके, ये तो इसमें ऐसा है, सिलिकॉन का बता दे वैल्यू याद रखना। एसआई में ये वैल्यू याद रखना कितना होता है? 0.7। फिर 3 वोल्ट है मतलब 0.7 क्या उठा जाएगा, तो सच में बैरियर है तो क्या जंप करना पड़ता है। तो इसमें जो आई निकालना है, तो आई कितना होगा? V माइनस 0.7 बाई R, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0.7 बाई 200, कितना आएगा यहाँ? 5 मिलियन। ठीक है ना, मिली में ही मिलेगा, फॉरवर्ड प्रैक्टिकली देखे तो इसमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ये सेम फोर्थ पार्ट में क्या करना है, ये ना सेम है, बस ये 0.3 वोल्ट कर देते, 0.3 वोल्ट। कितना हो गया?
इधर 0.3 डालोगे कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर माइनस में आएगा, पर वो गलत है आंसर, वो गलत है। और ऑब्वियसली ऑप्शन में दिया होगा वो आंसर, वो गलत आंसर। इसमें मैं पहले क्वेश्चन कर रहा था कि ग्रास करना है। देखो पॉइंट टर्न का मतलब क्या है कि पॉइंट टर्न वोल्ट देना ही पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कूद पाएगा। हम कितना दे रहे हैं, मतलब बैरियर थोड़ा कम हुआ 0.4, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन को तो कूदा नहीं पड़ेगा, अपने आप तो कूदेंगे। और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मतलब करंट क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब थोड़ा अपने आप को ड्रिफ्ट की वजह से जंप होता है पर ऑलमोस्ट जीरो हो। ठीक है, तो इसमें लिखो कि electron will require minimum, कैसे लिखोगे, मिनिमम लिखो, मिनिमम 0.4 EV, electron will require minimum 0.4 EV to cross the junction, so extra energy is required, ठीक है। तो I क्या लिखोगे, नियरली जीरो कर दो, I क्या होगा, नियरली जीरो, ठीक है ना। करंट तो देखो ध्यान रखना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक बार ट्राई करो। अब पूरी सर्किट ड्रॉ नहीं की है, जैसे डॉट बना है, इधर 4 वोल्ट लिखा है, ये डायोड है, रेजिस्टर है, यहाँ पे लिखा है -6 वोल्ट, ये भी ऐसा हमने करंट डायरेक्टर में किए हैं। इधर क्या वैल्यू, इधर वोल्टेज लिया है क्या, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो करंट वाला याद करो, अगर तो उस पॉइंट पे लिखा हो तो वोल्टेज नहीं होता है, पोटेंशियल होता है। इस पॉइंट पे वैल्यू में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल होता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब इसमें तो सबके जगह बायसिंग देखो, देख लिया क्या होगा इस केस में। अभी हम देखा कि आइडियल है, पहले तो बायस बताओ, फॉरवर्ड है रिवर्स, ये प्लस है तो उसको P पे दे रहे हैं, नेगेटिव को N पे दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, वायर की तरह ट्रीट करो। देखो इसको वायर की तरह ट्रीट करोगे, हमेशा तुम्हें करंट निकालना हो तो क्या है, इस रेजिस्टर पे निकालना है, तो इस रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाना है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल बाद में ओम्स लॉ लगा सकते हो। अगर ये वायर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4। अब इधर ओम्स लॉ लगाओ, करंट कैसे +4 -6 मतलब इस तरफ जाएगा करंट, इक्वल टू अब ओम्स लॉ लगा सकते हो, या तो ओम्स लॉ कैसे, हायर माइनस लोअर लिखिए अपॉन रेजिस्टेंस, ये 1 किलो में तो 10⁻³ तो आई कितना हो जाएगा, 10 मिलियन, ये करंट होगा। ठीक है, एक और ऐसा कर लो, बाद में अलग क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, ये तो अभी से सर्किट स्टडी कर रहे हैं। यही सिचुएशन है, अब आइडियल की जगह जर्मेनियम ले लें। अब ये करो, अब जर्मेनियम आ गया,
7 million. क्या होगा अगर ये जर्मेनियम दिया है, कितना वो ले लेगा? 3.3 वो ले लेगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 3.2 ले लिया, 4 दे रहा है ना, तो यहाँ पे कितना? 3.7 में आई है, तो आई इक्वल टू 3.7 माइनस -2 बाई 10⁻³ तो कितना आ जाएगा इधर? आई 9.7 मिलियन, 9.7 मिलियन। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर वो दिया हो तो कुछ क्या है वो ले ले। ठीक है, ये इतने अलग अलग टाइप देख लिए। अब क्वेश्चन, अब इसके और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किट ड्रॉ करो। ओके, ये ड्रॉ करो। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, ये करो सॉल्व। देख
V1 निकाला गया। 11.3 सिलिकॉन कितना 0.7 ले लेगा, 12 दे रहे 0.7 ले लेगा, तो V1 डायरेक्टली लिख सकते हो कितना होगा 11.3। अब ऐसे देखो हर पार्ट को स्टडी करो। अब जैसे जर्मेनियम दिया है, ये ग्राउंड केस में मतलब क्या होगा 0 वोल्ट, अब ये 0 है, जर्मेनियम कितना 0.3, तो यहाँ पे और देखो ध्यान देना ये P पार्ट है या N पार्ट है, तो प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट का ध्यान देना, P का ज्यादा होता है N पार्ट का कम होता है, तो यहाँ पे 0 इधर P है तो यहाँ पे कितना होगा 0.3। V2 क्या होगा, ये वायर ही है पूरा, तो V2 कितना होगा 0.3, वही रहेगा, ठीक है ना, वायर से कनेक्ट। और यहाँ पे करंट I निकालने से पूरा इधर से ही जा रहा है, तो रेजिस्टर पे उनको लगाओ 0.3, तो I1 क्या होगा 11.3 माइनस 0.3 अपॉन 2.2 किलो ओम 10⁻³ कितना रही 5 मिली। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ड्रॉ करो। Question diode has 50 ohms forward resistance. Diode has 50 ohms forward resistance and infinite reverse resistance and infinite reverse resistance. Full stop. Find reading of ammeter. Find reading of ammeter. $20 million. Yes, $20 million.
हो गया क्या? चलो इस पे डायग्राम जो पहले तो बायसिंग बताओ, ये ऊपर वाला कैसा बायस? पॉजिटिव पी को दे रही है, फॉरवर्ड है, इसमें उल्टा ये क्या होगा, रिवर्स होगा। तब दिया कि फॉरवर्ड बायस हो तो उसका है रेजिस्टेंस, मतलब इधर वायर नहीं बना सकते, इधर क्या है, वायर की जगह रेजिस्टर बनाना है, रेजिस्टर है। और ये क्या इनफाइट रेजिस्टेंस होगा, ओपन सर्किट, उसमें से जा ही नहीं सकता है। ऐसा केस होगा, ये बैटरी, यहाँ पे एमीटर, ये रेजिस्टर, ये 100 ओम, 6 वोल्ट, 50 ओम, 150 ओम, इसका कितना रेजिस्टेंस फॉरवर्ड 50। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इधर जाएगा क्या, इधर इसमें ही फ्लो होगा। तो एमीटर का रीडिंग क्या इधर से ही आएगा। तो ओम्स लॉ लगा I = V बाई R, कितना होगा, R इक्वल है, ये तीनों तीन क्या है सीरीज में, कितना आएगा 300, कितना आएगा ये 20 मिलियन। ये आई मिल गया, ठीक है ना, 20 मिलियन। ओके, ठीक है, ये इतना ही है, ठीक है, आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में ना इसको कंटिन्यू करेंगे, इसमें वो जो मैं बताया स्कैनर डायड अलग आता है, वो स्टडी करेंगे, ठीक है, थोड़ा और स्टडी करना है। बाद में एक और, मतलब मान लो 2 लेक्चर है,